हेलो फ्रेंड्स, मैं वत्सली अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, टेट KVS जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए मैं लेकर आई हूँ, वो है हमारा पेडागोगी, जो कि ना किसी ट्रिक पे होता है, ना ही कोई इसकी स्पेशल ट्रिक होती है या कोई फॉर्मूला होता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। इस थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चंस काफी आते हैं और ये इंटरव्यू के पॉइंट से भी हमारे पढ़ाने, क्योंकि हमें भविष्य के लिए हम टीचर आपको बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमारे भविष्य में भी ये यूज होता है। किस तरह हम बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह उनको मोटिवेट करें, क्या मेथड अप्लाई करें, क्या ना अप्लाई करें, उसके लिए पेडागोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है टीचिंग के लिए। तो आज मैं आपके सामने पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेडागोगी की अगर हम बात करना चाहें तो पेडागोगी को कहना चाहें तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? एक तरीके से अध्यापन शिक्षा का अध्ययन करना, शिक्षा शास्त्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं जिसमें हम अध्यापन से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ें, बालक के समुचित विकास के बारे में पढ़ें, किस तरह से विद्यार्थी अध्ययन दिया जाए, कैसे समझाए, तो सारा चीज पेडागोगी के अंदर एक बालक से संबंधित पूरी चीजें। इसको मैं आपको बताना चाहूँ तो पेडागोगी के अंदर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, तो इसमें तीन मेन चीजें हैं। अगर इन तीन चीजों को आप पूरा पढ़ेंगे तो आप पेडागोगी के क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं। उन तीन टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगी। सबसे पहला टॉपिक जो टीचिंग के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एग्जाम के पॉइंट से बाल विकास। बाल विकास इंग्लिश में कहना चाहे तो चाइल्ड डेवलपमेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफी सब टॉपिक आते हैं। इसके अंदर मैं आपको बच्चे का विकास कैसे होता है, उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, चाहे मैं जब पढ़ाऊंगी तो मैं पूरा डीपली पढ़ाऊंगी। उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, किस अवस्था में वो क्या सीखता है और किस अवस्था में उसके शरीर में क्या परिवर्तन होता है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है। इस बाल विकास के अंदर ये होल पोर्शन आ जाता है। ठीक है, समाज से वो कैसे विकास करेगा, परिवार रूप से कैसे उसका विकास होगा, उस मतलब पूरी चीजें, बुद्धि उसमें किस तरह बढ़ेगी, सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, दूसरा मेन टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा या एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। समावेशी शिक्षा अगर हम कहना चाहें तो समावेशी शिक्षा एक तरह से ऐसी शिक्षा है जो सबको शामिल करके शिक्षा दी जाती है। समावेशी मतलब समान रूप से जिसको सबको एक तरह मान के दी जाए, इसीलिए इसमें मैंने विशिष्ट बालक लिखे। विशिष्ट बालक कहने का मतलब जाने ऐसे बालक जो कुछ विशिष्ट हो, मतलब कि स्पेशल हो, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं। जैसे अब स्पेशल चाइल्ड में जैसे माइंड में क्लिक होता है, जैसे स्पेशल वर्ड आता है तो वैसे ये क्लिक हो जाता है हमारे माइंड में कि स्पेशल चाइल्ड कहना चाहे तो जो फिजिकली स्पेशल है या मेंटली स्पेशल है। लेकिन इसमें वो छात्र भी आते हैं हमारे जो कि बहुत ही अच्छे से कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चिल्ड्रन, वो भी इसमें आते हैं। एवरेज वालों को छोड़ दे, सिर्फ जो एवरेज से ऊपर है, जो एवरेज से नीचे है, दोनों, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हम समावेशी शिक्षा किस तरह से दी जाए, विशेष आवश्यकता वाले बालक, मंद बुद्धि के बालक जो है हमारे, विकलांग रूप से जो बालक है हमारे, उनको शामिल करेंगे, पिछड़े वर्ग के बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं। ठीक है, इन सबको इसमें शामिल करते हैं। तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा होता है अधिगम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम। अधिगम कहना चाहे तो लर्निंग। ये वर्ड तो खाली अधिगम है, लेकिन इसके अंदर हम अधिगम क्या है, इसके नियम, सिद्धांत, अधिगम के वक्र क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, इस अधिगम के अंदर काफी पॉइंट आते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हुए हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। थॉर्नडाइक ने जो किया था उनका, स्किनर का, ये सारी चीजें, पावलोव, सारे एक्सपेरिमेंट इसमें आते हैं। तो इन तीन चीजों में एग्जाम के पॉइंट, इसके अलावा कुछ
व्यक्तिगत परीक्षण कैसे होते हैं, छोटे छोटे कुछ टॉपिक होते हैं जो स्पेशल जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये मेन 3 टॉपिक हैं जो टीचिंग के इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम क्रैक करने के लिए, टीचिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 3 टॉपिक को मैं आपको बताऊंगी ब्रीफली, इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। और ये अगर आपने होल पढ़ लिया, आप इजीली पेपर आराम से कर लोगे। पेडागॉजी बिल्कुल स्कोर लोग नहीं, मतलब ना ही फेल होने की कंडीशन में होता है, ना ही बहुत हाई स्कोर जाता है, बच्चे मिड में रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो बताऊंगी आप उसको पूरा प्रिपेयर करेंगे, आप इजीली कर लेंगे। चलिए हम अब आते हैं मेन बात पर। टाइम सबसे मेन टॉपिक है इसका अधिगम। बाल विकास तो काफी चीजें आप लोग जानते हैं, समावेशी शिक्षा के इजी होते हैं, इनके क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लेकिन अधिगम के क्वेश्चंस में बच्चे काफी फंसते हैं। तो मैं पहले आपको अधिगम से ही पढ़ाना शुरू करूंगी कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इन चीजों को तो आप इजीली, वैसे मैं पढ़ाऊंगी सब, लेकिन फर्स्ट मैं आपको अधिगम स्टार्ट, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक है और बच्चे काफी इसमें मिस्टेक करते थे, काफी कंफ्यूज हो जाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम से। मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर होगा अधिगम। अधिगम इंग्लिश में कहना चाहें तो लर्निंग। चलिए अब हम आते हैं अधिगम पे। अधिगम, अधिगम कहना चाहें तो अधिगम क्या है? व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग वर्ड छोटी क्लास से बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आने लगता है लर्निंग। इंग्लिश में मैम, स्कूल में मैम कहती ना लर्निंग। क्लास छोड़िए, बच्चा जैसे पैदा होता है, पैदा होते ही वो कुछ ना कुछ सीखने लगता है। वैसे सही बात बोले तो कहा जाता है कि बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। गर्भ से ही कितनी चीजें उसके अंदर आ सकती है। आपने सुना होगा ना, अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से ही सीख लिया था चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? बच्चा गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है, लेकिन हमें दिखता तब है वो चीजें जब वो बच्चा पैदा होने के बाद करता है। अगर मैं आपसे बात कहना चाहूँ कि जैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या रहता है, वो निरंतर कुछ ना कुछ नई चीजें सीखा करता है। जब वो पैदा होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, तो उसको, लेकिन वो धीरे धीरे सीखता है कि जब बोल तो पाता नहीं है वो, तो जब उसको भूख लगती है वो रोने लगता है, ऐसे ही तो होता है। तो माँ सोचती है शायद भूख लगी होगी तो दूध पिला के देखती है, या इसने बाथरूम करी होगी तो देखती है। तो पहले वो भी कंफ्यूज रहती है, फिर बच्चा को भी थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि माँ जब मैं रोता हूँ तो वो देखती है, तो उसको आगे से पता चलने लगता है कि जब मैं भूख लगेगा, मैं रोऊंगी तो माँ मुझे दूध देगी। तो इस केस में जब उसको भूख लगती है और रोने लगता है, तो उसने क्या सीखा कि मैं मुझे भूख लगेगी तो मैं रोऊंगा, तो ये सीखना ही तो हुआ। फिर थोड़ा बड़ा होता है, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बच्चा धीरे धीरे सीखता रहता है, बढ़ता जाता है, सीखता जाता है, बढ़ता जाता है, सीखता जाता है। तो अधिगम वही चीज क्या है? अधिगम का मतलब सीखना, सीखना। तो सीखना एक तरीके से क्या हो गया? सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहना चाहें तो सीखने की वजह से क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर हम एक साधारण भाषा में इसको डिफाइन करना चाहें तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, या कहें तो स्थायी परिवर्तन, परिवर्तन कहें या स्थायी परिवर्तन कहें, बात है। इंग्लिश में इसे कहना चाहे तो परमानेंट चेंज इन नेचर, ठीक है, परमानेंट चेंज इन नेचर। मतलब ऐसे सीखना जिससे व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। इसमें भी हम दो तरह से इसका प्रारूप बना सकते हैं। दो तरह से प्रारूप बना जाए कि सीखा किस तरीके से जा सकता है। सीखने के भी तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम सीख भी दो तरीके से सकते हैं। एक तो अनुभव से, हमने अनुभव से कुछ सीखा,
ठीक है। दूसरा प्रशिक्षण के द्वारा क्या होता है, लोग अनुभव से भी सीखते हैं। पहले मान लीजिए कोई हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने किसी काम को करना शुरू किया, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया। जैसे बच्चे साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, अपने आप, जैसे मान लीजिए साइकिल निकाले लेके निकल गए, ट्रेनिंग नहीं दी किसी ने, अपने आप सीखा। प्रशिक्षण की बात नहीं कर रही, अनुभव, एक्सपीरियंस जिसे बोले हम, एक्सपीरियंस से किसी चीज को आना। तो उसने पहले साइकिल चुप्पे से निकाली और लेके चला गया, थोड़ा बहुत चलाया, गिरा पड़ा, फिर चुप्पे से निकाली, लेकिन एक दो बार क्या होता है, करता फिर उससे आ गया, तो उसको अनुभव मिला कि इस तरह चलाया है। लेकिन अगर इसी की जगह उसको पूरा परफेक्ट रूप से प्रशिक्षण दिया जाता कि तुम्हें पैडल पे पैर रखना है, ऐसे ब्रेक लेना है, ऐसे करना है, तो जैसे लोग कार क्या होता है प्रशिक्षण लेते हैं पूरा, लेकिन तब ट्रेनिंग लेके करते हैं। तो इस तरह अगर मैं बात करूं तो हम सीखते भी दो तरीके से हैं, एक तो अनुभव के द्वारा, दूसरा प्रशिक्षण के द्वारा। अनुभव क्या है तो एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण क्या है तो ट्रेनिंग। अनुभव भी हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो हम जो स्वयं ले लेते हैं, एक हम दूसरों के द्वारा लेते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। एक स्वयं के द्वारा लिया गया अनुभव, एक दूसरों के अनुभव से, ठीक है। एक हम स्वयं के द्वारा जो लेते हैं और एक दूसरों के अनुभव के द्वारा हम लेते हैं। जो ये अनुभव होता है ये एक तरीके से अनौपचारिक होता है, और प्रशिक्षण और जो ट्रेनिंग होती है हमारी वो औपचारिक होती है। औपचारिक अनौपचारिक अब सोच रहे हैं आप क्या होता है, वैसे इसको मैं एक्सप्लेन में पढ़ाऊंगी जब मैं शिक्षा के संबंधी चीजें पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा मैं अनौपचारिक सीखना एक तरीके से कोई नियम नहीं बना है, सीखना है कि हर चीज नियम से हो रही, जैसे कि हम ऐसी इस प्रकार की शिक्षाओं को अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। एग्जाम्पल अगर हम दें तो परिवार, समाज, वातावरण, ये सब यहाँ से जो चीजें हम सीखते हैं वो सब अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा जो स्कूल से, कॉलेज से, ठीक है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई बंधन नहीं होता है, हम सामने वाले को देख रहे हैं या कुछ उसको देख काम करते हुए देख के कुछ भी सीख रहे, ना कोई समय का बंधन ना कुछ। जबकि औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, हर चीज नियम पूर्वक होती है, ठीक है, योजना के अनुसार उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जैसे हम बात करें, मैंने क्या कहा स्कूल में, स्कूल का पूर्ण उद्देश्य क्या होता है, जैसे मैंने बच्चे को सेकंड क्लास में एडमिशन कराया तो उसका उद्देश्य क्या है, उसको फर्स्ट क्लास का जो उसका पूर्व ज्ञान है उसके आधार पे उसको सेकंड क्लास के ज्ञान को बढ़ाया जाएगा, फिर उसका परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद वो उत्तीर्ण होगा, पास होगा। तो यहाँ पर एक उद्देश्य की प्राप्ति करनी है उसको, मतलब सेकंड क्लास की जो शिक्षा होती है प्रारंभिक रूप से दी जाए और परीक्षा को पास कर एग्जाम को पास, तो एक रणनीति तैयार होती है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल हम और पढ़ेंगे, इसमें और भी पार्ट होते हैं। मेन हम आते हैं अधिगम लर्निंग। तो सीखना क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, और व्यक्ति के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आ सकता है, या तो अनुभव के द्वारा या तो प्रशिक्षण के द्वारा। अनुभव में वो दो तरह से होता है, एक वो स्वयं लेता है, बालक जो देख स्वयं ले, और दूसरा क्या होता है, अन्य लोगों के अनुभव से वो लाभ उठाए। दूसरा अनुभव हमारा ये होता है। स्वयं लेने का मतलब क्या हो गया कि देखा उसने और खुद ले लिया, स्वयं अनुभव करना, एक तरह से खुद कोशिश करना कुछ काम करने की। लेकिन दूसरों के अनुभव से क्या, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने देखा, उस अनुभव का यूज किया, पढ़ाई करी, एग्जाम का, तो वो आपने क्या किया, मेरे पढ़ाई हुई चीजों को देखा और उसको करा, तो वो दूसरों के द्वारा लेना हुआ। ये एक तरह से उसमें आता है, लेकिन हम अनुभव की बात बताएं कि दूसरों को देख के कोई चीज सीखना, दूसरों के करे हुए कार्य को देख के सीखना, उस कार्य का फायदा हमें मिलना, वो दूसरों के अनुभव से होता है, स्वयं जो हम खुद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अधिगम हमारा क्या होता है, हमारे लिए परमानेंट है। अब सोचिए इसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, मान लीजिए ऊपर लिख गया है अधिगम लिख गया,
सकते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम एक तरह की शिक्षा है। अधिगम से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। अधिगम से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम एक तरह की काल्पनिक है। इस तरह कुछ भी लिखा सकता है कि अधिगम एक शिक्षा है, कुछ भी लिखा सकता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अधिगम एक काल्पनिक परिवर्तन है, काल्पनिक परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। इस तरह लिख करके आ सकता है। अब आपको पता है कि अधिगम क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन। तो आप क्या टिक लगाएंगे, व्यक्ति के व्यवहार में। अब आपको याद रखिए, चाहे जितनी लाइनें लिख के आते, ज्यादातर क्या होता है पेडागोगी में, ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े लिख के आ जाते हैं तो क्लियर नहीं होता। तो अब इसका मेन वर्ड, इसका जो मेन कीवर्ड है वो ये है, जो इसका कीवर्ड है वो यही है। अब आपको जहां भी दिख जाए कि व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन है, वो अधिगम है। उसमें जितनी भी कहानी लिखूंगी आपको मेन वो देखना। मैं वैसे क्वेश्चंस कराऊंगी, पहले आप नॉलेज थ्योरी जान लीजिए, ठीक है। तो अधिगम ये हमारा हो गया, अधिगम वस्तु के व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन। अब हम आगे बात करें एग्जाम के पॉइंट से क्या क्या हो सकता है कि अधिगम, जैसे मैंने बताया कि बच्चे बहुत तरीके से सीखते हैं, ठीक है। बच्चे बहुत तरीके से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, बहुत तरीके से सीखते हैं। तो सीखने के लिए वो जब वो सीख रहे हैं तो सीखते वो किस तरह से। बच्चे ने सीखना शुरू किया तो किस तरह से सीखेगा, देख करके देखेगा, कुछ चीज सीखेगा, कुछ चीजें सुन करके सीखेगा और कुछ वो कार्य करके सीखेगा। ऐसे ही तो होगा। बच्चा कैसे सीखेगा, समाज में, कक्षा में, कुछ किसी कोई भी चीज देखना, देख करके सीखेगा, या तो वो सुनेगा कोई चीज को। जैसे मैंने भी एक बात बताई थी कि गर्भ से ही सीखा था अभिमन्यु ने, तो उसने गर्भ में देखा नहीं, सुना था, सुना ही तो था, तो उसने सुन के सीखा ना। देख करके सीखना कैसे हो गया, जैसे माँ कोई कार्य करती है और उसकी बच्ची उसको देख रही, तो वो भी वही कार्य करने का प्रयास करती। या एक बच्चा खेल रहा है बॉल से, तो देख के दूसरा बच्चा भी वही देखे, तो ये देख कर हुआ। आप उस चीज को करे वो, ठीक है, उस चीज को वो चीज करे तो वो क्या हो गया, करना हो गया। इसका मतलब बच्चा जो चीजें सीखता है, बच्चा जो चीज सीखता है तो उसे देख के सुनेगा या सुन के या कार्य करके। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है उसकी बात करें तो इससे क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि अधिगम के 3 संवेग हैं। क्या है, अब संवेग सोचेंगे आप क्या है। संवेग हमारी फीलिंग, भय लगना, हंसना, रोना, ये सब संवेग ही तो है, इमोशंस ही तो है हमारे। तो हम अभी संवेग, हम अभी अधिगम की बात करें तो अधिगम से बात करेंगे, बाकी चीजों से मतलब नहीं, बाकी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अधिगम के 3 संवेग मोड, अधिगम के लिखते हैं, अगर हम यहाँ अधिगम की बात कर रहे हैं तो अधिगम के 3 संवेग है मेन, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखने का मतलब दृष्टि, साइट, इंग्लिश में बात करें तो। सुनने का मतलब हमारा, दृष्टि मतलब साइट करना, देखना, और सुनने का मतलब हमारा ध्वनि, आवाज। सुन के कैसे पता चलता है, ध्वनि तो होती है साउंड। कार्य करना मतलब गतिविधियां, एक्टिविटी। इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि अधिगम के लिए 3 चीज जरूरी है, दृष्टि, ध्वनि, गतिविधियां। अब कौन सी चीज कितनी जरूरी है, दृष्टि 33% एक्टिव हो, ध्वनि 30% और गतिविधियां 37%। अब आप ये सोच रहे हो ये क्या चीज है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। हम कोई चीज कैसे सीख लेते हैं, आप बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, कुछ चलेंगे तो ऐसे थोड़ा सीख पाएंगे। सीखने के लिए हमें क्या होना होगा, अपने आप को एक्टिव करना होगा। आपने सुनना, छोटी क्लास में सुना होता होगा 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, कान, आंख, नाक, मुंह, ये सब होते हैं। कान, नाक, आंख, मुंह सब होते हैं। तो उसी तरह हमें किसी चीज सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो सबसे पहली चीज देखना। हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। दृष्टि, साइट, इंग्लिश में कहना चाहे साइट, और अगर बात करना चाहे तो ऑब्जर्वेशन, किसी भी भाषा में इसको कहना चाहे, ये सब देखने के अंदर आता है। देखते हैं, फिर किसी चीज को सुनते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ,
करके देखा, मैथ्स है अगर तो मैथ्स लगा के देखी, लर्न करने चाहिए तो आपने कुछ उसके प्रारूप पे काम किया, तो वो एक्टिविटी हुई ना। तो अधिगम के लिए कौन सी चीज कितनी एक्टिव होनी चाहिए? तो हमारी आंखें, मतलब 33% हमारा देखने का काम होता है। ऑब्जर्वेशन की पावर कितनी होनी चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए? 33% होनी चाहिए। और साउंड की कैपेबिलिटी, मतलब सुनने की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 30%। संवेग हमारा 30, एक्टिविटी कितनी? 37। मतलब हम किसी भी चीज को सीखेंगे कैसे? सबसे ज्यादा हमारा गतिविधियों पे डिपेंड करता है सीखना, उसके बाद देखने पर, उसके बाद ध्वनि में। पहले गतिविधियां पर, फिर दृष्टि पर और फिर ध्वनि पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे कि किसी चीज को सीखने के लिए या अधिगम में हमारा संवेग में दृष्टि कितने % जरूरी है, ध्वनि कितने %, गति कितने %। तो 33, 30, 33, 30, 37%। गतिविधि सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए आपने कोई चीज सुनी, बात खत्म, देखी, बात खत्म। जब तक आप करोगे नहीं तब तक वो चीज आपको आएगी नहीं आएगी। तो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इंसान तभी परफेक्ट होता है जब वो कुछ करता है, प्रैक्टिस करता है। तो गतिविधि एक तरह से करना हुआ। आपको आया, उसने साइकिल चलाना सिखा दिया और चला गया, आपने देखा ऐसे चलते, उसकी बातें सुनी, लेकिन अब आप जब चलाओगे तभी तो आप परफेक्ट होगे, तभी तो आप सीखोगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा एक्टिविटी करने पे डिपेंड करती है, उसके बाद देखने पे। सुनने से ज्यादा देखने का इफेक्ट होता है, उसके बाद सुनने पे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जैसे बच्चा होता है, ठीक है, जब छोटा बच्चा घर में रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम एक एप्पल की फिगर दिखा देते हैं। एप्पल बताने से ज्यादा वो फिगर दिमाग में बैठा लेता है। जहां भी वो देखता है तो उसको पता चल जाता है एप्पल है, खाने की चीज है। लेकिन अगर हम उसे ओरली बताएं सेब होता है, वो खाया जाता है, अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये सेब है, अमरूद है, क्या है? तो देखना ज्यादा इफेक्ट होता है। देखने से, सुनना भी है, देखने से वो जहां भी देखेगा वो बता देगा ये चीज वही है, और फिर बाद में सुनना। तो पहले, सबसे पहले एक्टिविटी, फिर देखना, फिर सुनना, है सब जरूरी, लेकिन परसेंट के अकॉर्डिंग सबसे मेन 37, फिर 33 और फिर 30। ठीक है, टोटल मिला के ये 100% हो गया। तब हम किसी भी चीज को लर्न कर पाते हैं। क्लियर है बात? अब इससे अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि कौन सी चीज कितनी जरूरी होती है, कितने % में जरूरी होती है, तो आप बता सकते हैं। और किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? गतिविधि का। चलिए अब इसका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। अगर हम बात कहना चाहें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण, फर्स्ट टॉपिक हो गया अधिगम क्या है। दूसरा बात हम करें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? कहना चाहें तो फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। मतलब कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से अधिगम प्रभावित होता है, मतलब कि अधिगम से वो सीखता है, ठीक है, या उसको सीखने में समस्या आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा बच्चा पैदा होता है तो वो अपने घर से, परिवार से, वातावरण से कुछ सीखता है, तो सबसे पहले उसको क्या, वातावरण प्रभावित करता है। ठीक है, जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है उसको बहुत प्रभाव पड़ता है। यह चीज आपने बहुत बार सुनेंगी, एक ही घर के दो बच्चों को अलग अलग जगहों पे अगर पाला जाए तो उनमें बहुत परिवर्तन होगा। अगर एक को हम अच्छी संपन्न वेल एजुकेशन दे, अच्छा सा व्यवहार सिखाए, वो अलग होगा। अगर एक को आदिवासी टाइप जगहों पे भेज दे तो अलग तरीके से सीखेगा। तो वातावरण का उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है कि वातावरण कैसा है। ठीक है, और अगर हम कहना चाहें तो किस विधि से सिखाया जा रहा है, सीखने की विधि या कहना चाहे तरीका, कुछ भी, किस विधि से हम उसको सिखा रहे हैं। ठीक है, क्या विधि से सिखा रहे हैं और सीखने वाले की इच्छा क्या है, ये सब अधिगम से है। देखिए क्या होता है, हम किसी को, जैसे मैं आपको खूब मग्न से पढ़ाऊं सिखाऊं, लेकिन जब आप इच्छा रखेंगे
बच्चे बैठे होते हैं, टीचर सबको पढ़ाती है, लेकिन कुछ बच्चों को वो तरीका समझ में आता है, कुछ को नहीं आता, कुछ को दोबारा पढ़ना। तो विधि का तरीका है, कोई बच्चा उस विधि से सीख ले रहा है, कोई को ज्यादा दूसरी विधि, आसान विधि चाहिए। तो सीखने की विधि भी डिपेंड करती है और सीखने वाले की इच्छा पे डिपेंड करती है। तरीका सामने वाला किस तरीके से सीख सकता है और हम उसे किस तरीके से सिखा रहे हैं, तो इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगला हम बात करेंगे किसी की, तो शारीरिक स्थिति, कंडीशन क्या है उसकी, शारीरिक स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है। देखिए कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे पहले बच्चे को फिजिकली और मेंटली इन दोनों रूप से स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होता है, ये बात आप जान लीजिए। कोई बच्चा सबसे पहली कंडीशन फिजिकली स्ट्रांग, जब अगर वो देख नहीं सकता, उसको कोई चीज हम दिखा के करेंगे तो नहीं सीख पाएगा। कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको हम बोलेंगे तो नहीं समझ पाएगा। उस केस में हमें उसे सिखाने के लिए जो नहीं देख पाते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, उनको हमें अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो बच्चे सुन नहीं पाते उनके लिए हमें अलग तरीका इस्तेमाल करना, तो हमें क्या ना तरीके विधि को बदलना पड़ेगा ना उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग। तो शारीरिक मानसिक स्थिति का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है सीखने के लिए, ठीक है। तो अगला कारण ये भी हो सकता है शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है बच्चे की। इसके अलावा अगर हम और आए थकान, अब सोचो कि थकान का क्या मतलब है वातावरण के प्रभाव में। देखिए जैसे स्कूल आप लोग जाते हो, ठीक है, इसको पूरा लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, सीखने का समय व थकान, कहना चाहे तो प्रेरणा, बहुत सारे रीजन होते हैं उसमें। अधिगम समझ के मेन चीजें हम बता रहे हैं। सीखने का समय थकान के मतलब जैसे अधिगम आप सीख रहे हैं मतलब सीख रहे हैं, जैसे स्कूल में क्या होता था, क्लासेस लगती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंटरवल, फिर क्लासेस होती हैं। इसी तरह से क्यों लगती हैं? मैक्सिमम आपने देखा होगा जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं उनको इंटरवल से पहले करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, और इंटरवल से बाद थोड़े इजी सब्जेक्ट रखे जाते हैं। लास्ट तक जाते जाते आप देखेंगे मोरल सब्जेक्ट हो गए या ड्राइंग के सब्जेक्ट हो गए, एक्टिविटी टाइप, ये लास्ट में रख लिया जाता है, जीके ट्रिक टाइप। क्यों, क्या होता है, बच्चा सुबह से आया, पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जैसे जैसे चीजें पढ़ता है, बच्चा थकने लगता है, फिर चीजें उसके दिमाग में, इसी हिसाब से जो टाइम टेबल बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है, सीखने टाइम टेबल जो बनता है वो इसी के अकॉर्डिंग तो बनता है कि बच्चे को थकान ना लगे, समय कैसा उस हिसाब से सीखे। तो इसीलिए थकान का भी इफेक्ट होता है। प्रेरणा होना मतलब किसी को देख के प्रेरित होकर कोई काम करना, कि मन नहीं लेकिन सामने वाले को देखा वो कर रहा है। क्लास में जैसे बच्चे होते हैं, कंपटीशन में क्या होता है, उससे अच्छा करके दिखाना, उससे प्रेरित हुए ना। कभी कभी प्रेरणा सकारात्मक भी हो जाती है, नकारात्मक, ऐसे बहुत से इफेक्ट है। संगी साथी का प्रभाव, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बालक को प्रभावित करती हैं। इसमें कोई फिक्स चीजें नहीं है कि हाँ इतनी चीजें, आप इतनी चीजें रट लीजिए। अब एग्जाम में अगर मान लीजिए आ जाए, लिख जाए कि अधिगम को कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करती हो, बहुत सारे संगी साथी का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, वातावरण की अनुपस्थिति आ जाए, तो अनुपस्थिति नहीं होना चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। अनुपस्थित होगा तो बच्चा सीखे कैसे? आपको छोटे से मानक इन्हीं वर्डों में नहीं फिक्स है प्रोवाइड कर। इसी तरह बहुत सारी चीजें जिससे आप सीख रहे हैं, वो कोई भी चीज जिससे आप सीखें वो सब इसमें आएंगी, ठीक है। तो बेसिक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ये वातावरण के प्रभाव हो गए। एक चीज मैं और बताऊंगी छोटी सी, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, मान लीजिए नहीं होगा तो आप बताएं। तो अगला क्या है, विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं कहना चाहे तो उसके व्यवहार में परिवर्तन। मैंने क्या बताया, अधिगम क्या होता है, जिससे हम सीखते हैं, तो सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो उसकी विशेषता व्यवहार में परिवर्तन हो सकती है। और जिंदगी भर हम सीखते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। आप खुद अपने आसपास देख लीजिए, आप 8 साल के हो, 10 साल के हो, 14 साल के हो, 20 साल के, इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो सीखने का मन हो उसका ना हो, लेकिन उसको ज्ञान मिलता रहता है जरूर, तो वो सीखता रहता है। क्या कहते हो, अब मुझे ज्ञान है तो मैं बहुत बड़ा हो गया, मुझे पता है सब, लेकिन तब भी आप सीख रहे हो, क्योंकि जो चीज बोली गई वो आपने देखा सुना तो आपने सीखा। अनुभव मतलब क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्या कहते हैं लोग कि मैं अनुभवी हूँ,
भले उसको उस चीज का ज्ञान ना हो, उसकी शिक्षा उससे कम हो, शिक्षित कम हो तुमसे, लेकिन उम्र के पड़ाव के साथ उसका अनुभव बढ़ा चला जाता है, अनुभव का आपस में संगठन होता चला जाता है, तो वो अनुभवी हो जाता है, तो उसको अनुभव का भी ज्ञान, तो अनुभव से, व्यक्तिगत से, समाज से, तो ये सब चीजें हमारी विशेषताओं में। देखिए एक चीज याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर नहीं आना है कि आपको ये याद रखना है कारक क्या क्या है, विशेषताएं क्या है। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, कारक विशेषता से मतलब नहीं, मतलब ये है कि इन वर्डों से मतलब है। एग्जाम में अगर ये वर्ड लिख किया है इट मींस ये लर्निंग है, ये सब लिख किया है इसका मतलब ये लर्निंग है, अधिगम है, अधिगम है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर नहीं आना है, ना ही बिल्कुल सटीक वर्ड आने हैं। अब टेट के पेपर में भी सीटेट की तरह लैंग्वेज में आता है, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दे देते हैं, आप देखते हैं तो उसमें निकालना होता है, तो आपको ये पता होगा कि अधिगम में व्यवहार बदलता है, जीवन भर सीखते हैं, अनुभव होता है, व्यक्तिगत होता है, तो वो सब अधिगम, ये सब वर्ड देखते हैं अधिगम टिक लगा सकते हैं, और ये सब कारक है जिससे प्रभाव होता है, तो ये चीज आपके लिए जरूरी। बाकी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब और क्लियर होगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी। तो ये हमने अधिगम के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्या होता है, क्या प्रभावित कारक है, कैसे होता है, बाकी इसके नियम सिद्धांत भी है वो हम आगे